रेजिडेंट आपको देखने को मिल जाएगा। रेजिडेंट एक पोस्ट हुआ करती थी उस समय, ब्रिटिशर्स में रेजिडेंट पोस्ट हुआ करती थी, कमाल की पोस्ट हुआ करती थी। और करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है जेम्स आउटरैम। जेम्स आउटरैम। आउटरैम लेन आपने देखी है, दिल्ली के अंदर एक लोकेशन भी है, दिल्ली में लोकेशन भी आपको एक देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, आउटरैम लेन। ठीक है, नोट करिए, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई को अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके पराजित होने के बाद करे थे? भाई 1802 में है, पेशवा ने बसई के जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए, किससे हारने के बाद उसने ये हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, बसई की संधि आखिरकार है क्या, वो समझिए, समझ आते हैं। इन 1802 द पेशवा साइंड द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ बसीन आफ्टर डिफीटिंग टू होम, ये आपसे पूछा जा रहा है। द पेशवा साइंड द ह्यूमिलेशन ट्रीटी ऑफ बसीन आफ्टर डिफीटिंग टू होम। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ये हारा किससे था? तो ट्रीटी ऑफ बसीन होती है, ये होलकर से हार गया था, होलकर्स से हार गया था। ठीक है, चलो, क्योंकि बैटल ऑफ पूना हुआ है बाबू, बैटल ऑफ पूना। और बैटल ऑफ पूना कब हुआ है? 1802 में बैटल ऑफ पूना आपको देखने को मिलता है। तो जो 1802 में बैटल ऑफ पूना आपको देखने को मिलता है, उसी के बाद हमें पता लगता है कि इंदौर के होलकर से हारने के बाद खेल इसमें खराब हुआ। अब क्योंकि बैटल ऑफ पूना में एक तरफ है इंदौर के होलकर्स, अगेंस्ट में है सिंधिया परिवार, और सिंधिया के साथ साथ कौन सा है, ये जो भोसले फैमिली है, भोसले फैमिली के साथ साथ पेशवा फैमिली है। तो काफी सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद जीतता कौन है? यशवंत होलकर। कौन जीतता है? सर यशवंत होलकर आपका जीत जाता है। इसमें जो रूलर है ना उसका नाम है यशवंत होलकर, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स की सहायता से इसको हराया जाएगा। यशवंत होलकर लेकिन फिर भी जीता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए थे? ड्यूरिंग whose tenure was the executive and judicial power of East India Company company servant was separated? तगड़े लेवल का सवाल आपके सामने देखने को मिला, फटाफट से इसके बारे में बताइए, फटाफट से इसके बारे में बताइए बिना किसी तकलीफ के। सवाल बहुत अच्छा है, पूछ रहा है कि भाई पहली बार कब हुआ था, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि जुडिशियल पावर क्या होती है और आपकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कानून को लागू करना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून को लागू करना। तो एक कानून लागू करने का हिसाब किताब था। वहीं अगर मैं बात करूं जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, सर कानून का संरक्षण करना, कानून का संरक्षण करना, या कई बार क्या होता है कानून का संरक्षण ना कहकर आप इसको कह सकते हैं कानून की व्याख्या, कानून का संरक्षण ना कहकर आप इसको कानून की व्याख्या भी कह सकते हैं, एबजुडिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, रखना। तो करेक्ट आंसर के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, सवाल क्या है, during whose tenure was the executive and judicial power of East India Company servant first separated? आज की डेट में भी ऐसा होता है वैसे, लेकिन ये कॉर्नवालिस के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, कॉर्नवालिस के टाइम पर आपको देखने को मिल जाएगी, ये 1793 में इसने कराई थी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कॉर्नवालिस से के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? सवाल क्या है, हु वॉज द एडवाइजर टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन हिज जुडिशियल रिफॉर्म? एडवाइजर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, फटाफट आप बताएंगे कौन आपको देखने को मिल जाएगा। सर एक जज था, एक स्कॉलर था, जज और स्कॉलर दोनों आपका हुआ करता था, जिसको बोलते थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ही वो आपको आदमी देखने को मिलता है, विलियम जोन्स ही वो आदमी देखने को मिलता है जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव कॉर्नवालिस के ऊपर था, और उसी की वजह से ज्यादातर जुडिशियल रिफॉर्म सफल हो पाए और बेहतरीन ढंग से पूरे हो पाए। ठीक है, याद रखना। कॉर्नवालिस के बारे में बता चुका हूं, कॉर्नवालिस पहले भारत के अंदर आता है 1793 के अंदर, 1786 के अंदर, रहता है 93 तक। ठीक है, इसको मैं मिटो के दोबारा लिख देता हूं, कब आता है और कब जाता है। कलर भी मैंने चेंज कर लिया। तो जैसा मैंने बताया सर, यह आता है इंडिया के अंदर 1786 में और रहता है 93 तक, और इसी के द्वारा क्या किया गया था, एक नया एक्ट भी बनाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, एक बहुत तगड़ा काम भी किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। और वो तगड़ा काम क्या था, जैसे कॉर्नवालिस वो आदमी था जिसके द्वारा 1793 के अंदर स्टार्ट किया गया था सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम। लेकिन बाबू ये कहां पे सिविल सर्विस एग्जाम जो होता था उसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता था, मतलब सीधे तौर पर नॉमिनेशन होता था।
नॉमिनेशन होता था। तो आप एग्जाम तो रहने ही दीजिए, सिविल सर्विसेज इसने स्टार्ट करी थी, वो बहुत है। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करके का मुख्य कारण आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मुख्य कारण आपको क्या देखने को मिलता है? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूसिंग द 5-year लैंड रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम? इसका मेजर रीजन क्या था? What was the primary reason for Warren Hastings introducing the 5-year land revenue farming system? वैसे अगर मैं बात बताऊं, ये जो पंचवर्षीय प्लान होता है ये इनकी पहुंच ही नहीं है। वास्तविकता में पंचवर्षीय प्लान जो आपको देखने को मिलता है, पंचवर्षीय प्लान जो है, यह किसकी सोच है या किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आप बताइए कि ये किसका काम है। सर पंचवर्षीय प्लान के बारे में अगर मैं सच बताऊं तो सर यह आपका 1928 में जोसेफ स्टालिन का काम है। लेकिन ये बहुत पुरानी बात चल रही है। जोसेफ स्टालिन क्या इसको पेट से क्या था? नहीं सर, जोसेफ स्टालिन ने इसको फेमस किया था। लेकिन अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको इजरादारी सिस्टम भी बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? इजरादारी सिस्टम। इजरादारी इजरादारी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, इजरादारी सिस्टम इसको बोलते थे। अब इसमें क्या होता था, रेगुलर फ्लो लैंड को बचाना थोड़ा मुश्किल होता था। कंपनी के कर्मचारी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों को नई वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के आप समझिएगा कि ये किस कारण से आपको बेहतरीन देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर पे थी ट्रेड के मामले, और ये पूछ रहा है कि भाई प्राइमरी रीजन क्या था कि वो इतना पैसा क्यों बना पा रही थी। ठीक है, चलिए देखो, पैसा इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों ने एक नए वर्ग का सृजन किया, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना, कोर्ट के डायरेक्टर के द्वारा दिया गया निर्देश। कोर्ट के डायरेक्टर के द्वारा दिया गया निर्देश करेक्ट आंसर होगा। अगला, अच्छा ये क्यों होगा करेक्ट आंसर, वो भी तो बताओ सर। भाई करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि अगर हम बात करें तो प्राइमरी रीजन था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो खेती रोकने का प्राइमरी रीजन था, वो यही रीजन था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर रहा है कि खेती नहीं करनी है, बस इसलिए। ड्यूरिंग विच टेन्योर वाइसरॉयज टेन्योर वर द आईपीसी कोड, भारतीय न्याय संहिता आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर लागू हुई है? देखो अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, तो इसके समय पर आपको आईपीसी देखने को मिलती है। देखो आईपीसी का जो एक्ट है, ये 1860 का एक्ट है। लागू कब होती है? लागू होती है 1862 में, 1862 में लागू होती है। ठीक है, 16 को एक्ट है, 62 में लागू होता है। करेक्ट तौर पर आप इसके अंदर याद रखें, करेक्ट आंसर क्या आपको होना चाहिए कि सर इसका आंसर कैनिंग रख लेंगे, बट कैनिंग क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये रहा, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भू राजस्व वसूली करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब आप बोली लगाइए, आप जितना ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उसी हिसाब से आपको सामान मिलेगा। Who first introduced the system of granting land revenue collection rights to highest bidder? यानी जो हाईएस्ट बिडर है वही यहां पर इस पूरे के पूरे मैटर को संभालेगा। ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था इजरेदारी सिस्टम में। इजरेदारी सिस्टम में इसने किया था, इजरेदारी सिस्टम में, यहीं से इसको पैसे की लत लग गई। तो इजरेदारी सिस्टम के अंदर ही पता लगता है कि वॉरेन हेस्टिंग लोगों से एक्सटॉर्शन मांगता था, पैसे मांगा करता था। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, बताइए किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वन वाचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? सवाल का स्टेटमेंट देखिए, हु कंप्लेन दैट ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू 1/3 ऑफ बंगाल हैज टर्न्ड इनटू ए जंगल फॉर वाइल्ड बीस्ट? ये किसने कहा था? फटाफट इसके बारे में बताओ। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? पानी पिया था मैंने बस। कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, हु कंप्लेन दैट ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू 1/3 ऑफ बंगाल हैज टर्न्ड इनटू जंगल फिट फॉर वाइल्ड बीस्ट। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है सर, ये कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस ही था। कुछ समय के लिए चला गया था, फिर ये पुनः वापस आ गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा यहीं पे याद रखना कि कॉर्नवालिस को इंडिया में ही हत्या हुई है। 1805 में इसको मारा इंडिया में ही गया है, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल में मारा गया, वो भी कहाँ? यहाँ नजदीक में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा किया गया था, गाजीपुर में किया था, गाजीपुर में, गाजीपुर में यह किया गया था। नोट करते हैं, अगले आगे चलिए। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज ए शैकल। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है?
विच न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज अ शैकल। बहुत हीन भावना के साथ किया गया स्टेटमेंट है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें, ये क्रिटिसिज्म के तौर पर देखने को मिलता है, ब्रेकिंग क्रिटिसिज्म के तौर पर यह देखने को मिलता है। बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा हूं सवाल, तो सहचर के अंदर तो नहीं हो सकता। अब वो खुद ही कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज इन ए शैकल, इंडियन रेलवेज शैकल में है, तो डायरेक्टली तो इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता। डायरेक्टली तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ भाई उसके अधीन तुरंत से आप भी चले जाएंगे जैसे मैं हूं, तो भाई ऐसे तो डायरेक्टली आप नहीं जाते। आपको लेवल मैच करना पड़ेगा, लेवल कितना चाहिए होता है। जैसे यहां पर आपको 1895 लेवल तक की भी जॉब मिल जाती है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया वो समझिए। सवाल क्या कहना, विच न्यूज पेपर स्टेटेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज अ शैकल। ठीक है, दैट द रेलवेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज सैकल, इन इंडिया इज सैकल, ये कहां बताया गया है? तो बिना किसी परेशानी के बारे में बताएंगे, बिना किसी परेशानी के बारे में बताएंगे, बिना परेशानी के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ये किसके द्वारा कहा गया था। सहचर है, दैनिक आमचर, मधुवत, इंदु प्रकाश। तो ये दैनिको समाचार चंद्रिका के द्वारा इसके अंदर बात थोड़ी सी चर्चा की गई थी, इसके अंदर थोड़ी सी आपकी चर्चा की गई थी। इसके अंदर क्या चर्चा की गई थी, बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यह आपको बहुत ताबड़तोड़ देखने को मिल जाता है, ताबड़तोड़ देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और बात याद रख लेना, नेशनलिज्म को फेनोमेनल तरीके से शेप किया गया है, जो टीलर और फ्रांसिस की एक आपको रीथिंकिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? सवाल अच्छा है ये भी, बताइए। इन विच इंडस्ट्री डिड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फर्स्ट बिगिन? कौन सी इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है पायल इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर किया जा रहा है, बिगिन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि पहले फॉरेन ट्रेड ये कौन सा करते थे। फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, रेलवे है, कोयला है, जलयान है, जूट है। देखो करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा द फर्स्ट इंडस्ट्री डिड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको मिला है सर, वो आपको देखने को मिल जाएगा कोल, वो आपको देखने को मिल जाएगा कोल। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा कोयला इंडिया के अंदर हुआ करता था, इस वजह से यहां पर कोल बहुत ज्यादा मिला है, कोल बहुत ज्यादा आपको यहां देखने को मिला है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। लीजिए अगला सवाल, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य था क्या? जब पहली बार प्राइम, अच्छा एक काम और समझना, इसके अंदर दूसरे नंबर पे आए तो रेलवे होगा, दूसरे नंबर पे आए तो रेलवे होगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा भी क्या है अच्छा खासा जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके द्वारा भी उठाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें याद रखना है ना। अरे एक बच्चा अमेरिका आंसर दे रहा है, बाबू अमेरिका की लेवल की बात नहीं है, अमेरिका की बात करेंगे तो अलग हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका की बात करेंगे तो अलग हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत में अलग से एफडीआई दिया है, भारत में अलग से एफडीआई दिया है, अलग से एफडीआई दिया है, अलग से एफडीआई दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे इसमें हम बात कर रहे थे, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका मुख्य उद्देश्य क्या रह गया था? वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, शस्त्र यात्री परिवहन बनाना। देखो बहुत ध्यान से समझना, पहली बात तो इनको परिवहन नहीं कराना था, दूसरा परिवहन तो चलो आपके दिमाग में आ भी गया, ठीक है सर नहीं कराना। दूसरा कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, करेक्ट आंसर ये है। सैनिक संचार को अधिक अच्छा और गतिमान बनाना, नहीं, ये कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना चाहते थे, जिससे कि रॉ मटेरियल जो है, जिससे जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सके। ठीक है, आगे हम बात करें। ओके, लीजिए, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला भारतीय कौन था? अब ये 24वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, 24वां तो होना चाहिए। हम्म। हाँ 24वें नंबर का नहीं, 23वें नंबर, 24वां नहीं है बाबू, 23वें नंबर का। 23वें नंबर का सवाल, तो बताइए। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1868 में बताया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, RS20 प्रति व्यक्ति आय है, दादा भाई नौरोजी।
के द्वारा किया गया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की एक बुक आई थी और बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, पब्लिश कब हुई थी वो? पब्लिश का भी पूछ सकता है कि ये पब्लिश आपको कहाँ देखने को मिलता है। पब्लिश पब्लिश हुई है बाबू 1901। करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। 1905 में क्या स्टार्ट करते हैं? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, याद रखना। लीजिए 24वां सवाल। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? सर, इनके द्वारा जो ध्यान खींचा गया था ये था आपका जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है, एट्रोसिटी ऑफ ब्रिटिशर्स है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंग्लैंड डैप टू इंडिया आपको देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, थ्रू विच आर्टिकल डिड दादा भाई नौरोजी ड्रॉ अटेंशन टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यह कहाँ आपको देखने को मिलता है? देखो, करेक्ट आंसर तो ये था कि यह आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ये नहीं, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। बट करेक्ट आंसर पता है इसका क्या है? होना चाहिए था ये ऑप्शन के अलावा एक अलग ऑप्शन होना चाहिए था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब होनी चाहिए। रूल इन इंडिया नाम की जो बुक है ना बाबू, उसी बुक में इसका जिक्र किया गया। जो बुक है उसी बुक में इसका जो जिक्र है वो किया गया था। वही चीज मेरे ख्याल से ज्यादा उचित आपको देखने को मिल जाएगी। कमाल की बात। ये लीजिए 25वें नंबर का सवाल। बताना है आपको, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा। Who said the utility of railway in British India, railway in India are of no use. It is like adoring another's wife. It is like adoring another's wife आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यह किसके द्वारा किया गया था? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। In British India, railway in British India are of no use. It is like adorning another's wife. आप किसी और की पत्नी की, ठीक है, आप किसी और की पत्नी की यहां पर तारीफ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये एसर्टेशन जो दिया गया था वो किसके द्वारा यह एसर्टेशन दिया गया है। इसके बारे में आप फटाफट बताएंगे। देखो, इसमें दादा भाई नौरोजी, ये इनको कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। क्या इन्होंने ये बोला था? अभी आगे हम देखेंगे, बिना परेशानी के आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, इनको कहा जाता है इंडिया अनरेस्ट। वो वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा ही इनको इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। इनको इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। इसके बारे में भी बहुत तगड़े तरीके से समझना। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत तगड़े तरीके से आपको समझना होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां से लेके यहां तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां से लेके आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए अगर आपको आ रही है। ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं ही बताता हूँ। क्या दिनशा दुलजी वजह, अच्छा दिनशा पहले देख लेते हैं बाकी। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, मैंने बताया इनको इंडिया अनरेस्ट कहते हैं। कहते हैं इंडिया अनरेस्ट कहते हैं। किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। वैलेंटाइन शिरोल कौन है? अरे एक ब्रिटिश था, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। शिरोल ने कहा। भाई इन्होंने तो नहीं कहा, डायरेक्टली तो नहीं कहा। अच्छा, इनकी किताब वगैरह भी बहुत जरूरी बनती है। जब बनती है तो इनकी किताब वगैरह भी बहुत ज्यादा जरूरी बनती हैं। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि भाई, हाँ भाई, किताब पूछ ले तो किताब आप बता दोगे। जैसे इनकी किताब का नाम है गीता रहस्य। इनकी किताब का नाम क्या है? गीता रहस्य। इनकी किताब का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनकी किताब का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? गीता रहस्य। इनकी किताब का नाम देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनकी किताब का नाम आपको गीता रहस्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना परेशानी के हम बात करते हैं, बिना परेशानी के हम आगे बात करते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर के तौर पर आप याद रखेंगे इसके अंदर किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ये दूसरे की पत्नी के जैसा है, तो ये आपको यहीं देखने को मिलता है। तभी तो मैंने इनके ऊपर बात करी। इनकी किताब का नाम क्या है आपका? गीता रहस्य। इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, गीता रहस्य। रहस्य, ठीक है, रखना। और इसी तरीके के स्टेटमेंट ये देते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये होते हैं आपके 25 क्वेश्चन की यहाँ पे कंप्लीशन। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो अगली क्लास में हम देख रहे होंगे, लेकिन आज के लिए इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। बचे हुए क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे।
ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहूंगा।